Our next topic is duct propagation. So duct propagation is a special type of phenomena which is called as super refraction. It is observed at very high microwave frequencies. तो डक्ट प्रोपोगेशन जो है एक स्पेशल फिनोमिना है जिसमें सुपर रिफ्रैक्शन होता है, और ये जो है हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ ये सक्सेसफुल होता है। माइक्रोवेव रेंज की फ्रीक्वेंसीज हम यूज करते हैं। सो एज द हाइट ऑफ अबव अर्थ इंक्रीजेस द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस। जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर 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 की सतह की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एयर डेंसिटी यानी एयर की जो घनता है, डेंसिटी है, वो कम होती है, डिक्रीज होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंक्रीज होता है। सो चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉर्मली लीनियर एंड ग्रेजुअल। ठीक है। However, under certain special atmospheric condition, तो ऐसी कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनती है, a layer of warm air may get trapped above the cooler air। तो वार्म एयर यानी जो गर्म हवा है वो ट्रैप हो जाती है कूल एयर के ऊपर, और दिस हैपन्स यूजुअली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। यूजुअली ये सरफेस ऑफ वाटर पे होता है। तो एक डक्ट जैसे फॉर्म होता है कि वो जो वार्म एयर है वो ट्रैप हो जाती है कूलर एयर के ऊपर। ठीक है। तो जैसे डक्ट रहता है, या बिल्डिंग बिल्डिंग में हम देखते हैं ऐसे कोई डक्ट बना है, या लिफ्ट के लिए डक्ट रहता है, या कचरा डालने के लिए ऐसा डक्ट फॉर्म किया हुआ रहता है। अगर थर्ड फ्लोर का आदमी आ, उसका डस्टबिन का कचरा फेंकना चाहता है तो वो एक डक्ट रहता है, ऐसा एक हॉलो, एक ऐसा जो है खाली एक जगह रहती है, बराबर है। तो वैसा डक्ट फॉर्म होता है। तो उस डक्ट में जो है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हो रहा है रैपिडली विथ हाइट देन यूजुअल, दिस हैपेंस नियर द ग्राउंड नॉर्मली विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। तो ये जो डक्ट फॉर्म होता है अर्थ सरफेस से ऊपर 30 मीटर पे ये फॉर्म होता है, ऐसे कंडीशन होती है। ड्यू टू दिस रैपिड रिडक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द माइक्रोवेव विल कंप्लीटली बेंड बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो वो जो माइक्रोवेव सिग्नल है तो वो ट्रैवल होता है, बेंड होता है, वापस अर्थ सरफेस की तरफ आता है, वापस रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। और वापस अर्थ सरफेस की तरफ आएगा, बराबर है। सो माइक्रोवेव्स आर thus continuously refracted inside the duct and reflected back by the conducting ground or the water surface। ठीक है। रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्शन यानी बेंड होगा, वापस अर्थ सरफेस की तरफ आएगा। अर्थ सरफेस या वाटर सरफेस अगर है तो उससे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। और रिफ्रैक्ट होगा, वापस अर्थ या वाटर सरफेस पे आएगा। तो ये जो है ऐसे जो है माइक्रोवेव सिग्नल ये आगे आगे कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर आगे ट्रैवल करेगा। सो माइक्रोवेव्स आर दस कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टेड इनसाइड द डक्ट। तो ये जो माइक्रोवेव सिग्नल है कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होते रहेगा, कंटिन्यूसली आगे चलते रहेगा। ठीक है। सो दीज वेव देन प्रोपोगेट अराउंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है। और 1000 किलोमीटर, तो ऐसे 1000 किलोमीटर तक वो जो है माइक्रोवेव सिग्नल वो है आगे ट्रैवल कर सकता है। सो द रीजन इन विच सुपर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस वी कॉल्ड इट एज अ डक्ट। तो ये सुपर रिफ्रैक्शन जहां पे होता है तो उस जगह को या उसको हम डक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया वेव्स ट्रैप इन द डक्ट, तो वेव जो है वो ट्रैप हो गई है, जो माइक्रोवेव ये सिग्नल है या वेव है तो वो क्या हुआ है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज गीगाहर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसीज रहते हैं। ठीक है। तो वो जो सिग्नल है वो क्या हुआ है, ट्रैप हुआ है वो डक्ट में, वो कंटिन्यूसली आगे रिफ्लेक्ट होते जाता है, बराबर है। ग्राउंड या वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, बाद में और रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो है ना रिफ्रैक्शन कब होता है हमें पता है। ठीक है। जैसे हमने पिछली बार भी देखा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तो वो वेव जो है या रे जो है वो बेंड होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सतह बन जाती है
कूल एयर और वार्म एयर की, तो वो दो मीडियम जैसा रिएक्ट करते हैं और एक ऐसा डक्ट जैसे फॉर्म हुआ हो जाता है। डक्ट यानी ये खाली जगह या ऐसा स्पेस ऐसा फॉर्म हुआ हो जाता है, तो उसकी वजह से जो माइक्रोवेव अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, आगे ट्रैवल करती है, सपोज 1000 किलोमीटर तक भी वो आगे ट्रैवल करेगी। तो ये था डक्ट प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये डक्ट प्रोपोगेशन में हमें ये जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी लगेगी ये गीगाहर्ट्ज में होती है, बराबर है। तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से एटमॉस्फेरिक जो हमने देखा कि एक स्पेशल एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनती है जहाँ की वार्म एयर जो है ट्रैप हो जाती है, अब वो दो कूलर एयर, ठीक है। तो ठंडी हवा के ऊपर जो है गर्म हवा का एक ट्रैप हुई जैसे होती है। सो दिस हैपन्स यूजुअली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो सरफेस ऑफ वाटर पे भी होता है, यूजुअली वैसे होता है कि जो कूलर वार्म एयर है वो ट्रैप हुई है, तो वार्म एयर और कूल एयर ऐसा बोल के वो दो मीडियम फॉर्म हो जाते हैं। तो उनके बीच में सीधा ज़्यादा इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे हैं। तो ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज कंटिन्यूसली जो है रिफ्लेक्ट होते जा रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डक्ट प्रोपोगेशन। तो ऐसे हम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ पे होता है ये डक्ट, कहाँ फॉर्म होता है? अर्थ सरफेस से 30 मीटर ऊपर, 30 मीटर वर, ठीक है। अर्थ सरफेस से 30 मीटर अबोव ये जो है ऐसा डक्ट फॉर्म होता है, तो इसको हम बोलेंगे डक्ट प्रोपोगेशन, बराबर है। देखो उसको कॉल करके एक बार। त्याचा कॉल आला तर जॉईन होत नाही म्हणे. जॉईन होत नाही, आता कर म्हणा जॉईन, त्याला सांगा त्याला. हो सर सांगते. हम्म. सांगितलं सर. होऊ दे त्याला, जॉईन होऊ दे. काही डाऊट आहे का तुला ह्याच्यात डक्ट प्रोपोगेशन मध्ये? सर एकदा रिपीट घ्या. त्याला येऊ दे, त्याला सांगतो मी रिपीट. कुठे रिक्वेस्टच नाही येते त्याची काय?
तो नेक्स्ट अपना पॉइंट था डक्ट प्रोपोगेशन। ये जो है स्पेशल फिनोमिना है जिसमें होता है सुपर रिफ्रैक्शन। सुपर रिफ्रैक्शन यानी एक बार सिग्नल बेंड होता है, उसके बाद और बेंड होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेंज फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ तो उसमें ये डक्ट प्रोपोगेशन मुझे पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फिनोमिना है, एक स्पेशल चीज है जिसमें सुपर रिफ्रैक्शन होता है। तो ये जो है ये होता कहाँ है? ये डक्ट प्रोपोगेशन यानी डक्ट, इसका मतलब मैंने बोला जैसे अपनी बिल्डिंग में वगैरह कचरा डालने के लिए एक होलो स्पेस, या लिफ्ट के लिए पहले ऐसे एक डक्ट जैसे बनाते हैं, खाली ऐसी जगह, तो उसको हम डक्ट बोलते हैं। तो ये ऐसे डक्ट फॉर्म होता है। तो ये नॉर्मल कहाँ फॉर्म होता है? ये अर्थ सरफेस से 30 मीटर ऊंचाई पे। सो एज द हाइट अबव द अर्थ इंक्रीजेस, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं एयर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता है, ठीक है। सो चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉर्मली लीनियर एंड ग्रेजुअल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो धीरे 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 वो क्या होता है? चेंज होता है, एकदम ऐसे सडनली चेंज होता है वैसा नहीं है। ओके, सो हाउएवर अंडर सर्टेन स्पेशल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो एक ये स्पेशल फिनोमिना है, इसमें क्या होता है? एक स्पेशल एटमॉस्फेरिक कंडीशन बन जाती है जिसमें जो है वार्म एयर में गेट ट्रैप अबो द कूलर एयर, ठीक है। गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा के ऊपर ट्रैप हो जाती है। तो दो मीडियम या दो मीडियम हो जाते हैं, एक वार्म एयर या कूलर एयर। दिस हैपन्स यूजुअली ओवर सरफेस ऑफ वाटर, पानी के ऊपर नॉर्मली ऐसे होता है ज्यादातर। सो ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज मोर रैपिडली विथ हाइट देन यूजुअल। सो दिस हैपन्स नियर द ग्राउंड नॉर्मली विद इन डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो इससे क्या होता है? अबव 30 मीटर हाइट पे जो ऐसा एक सिनेरियो बन जाता है ड्यू टू दिस रैपिड रिडक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस वजह से वो वार्म एयर ट्रैप हुई है कूलर एयर पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो गया है। सो द माइक्रोवेव विल कंप्लीटली बेंड बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो जो है माइक्रोवेव सिग्नल बेंड होता है और अर्थ सरफेस की तरफ आता है। सो माइक्रोवेव आर दस कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टेड इनसाइड द डक्ट एंड रिफ्रैक्टेड बैक बाय द कंडक्टिंग वाटर और ग्राउंड सरफेस। तो ये जो माइक्रोवेव सिग्नल है कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होता है, ग्राउंड या वाटर सरफेस की तरफ आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कंटिन्यूसली जो है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ऐसे ही चलेगा, प्रोपोगेट होगा, वो कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो करेगा, ठीक है। सो द रीजन इन विच सुपर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस वी कॉल इट एज अ डक्ट। तो ये यहाँ पे जो ये सुपर रिफ्रैक्शन जो ऐसे होता है तो उस जगह को हम डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इतना ही आप ध्यान रखो कि एक अर्थ सरफेस से 30 मीटर जो है ऊंचाई पे वो ऐसा डक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये एक फिनोमिना है। तो उसमें जो है वार्म एयर जो है, गर्म हवा जो है ट्रैप होती है कूलर एयर के ऊपर। तो ये जो होता है अर्थ सरफेस से 30 मीटर हाइट पे होता है। अगर मैं ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज यहाँ से ट्रांसमिट करूँ तो वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके अर्थ सरफेस पे आएगी। रिफ्रैक्ट होना यानी बेंड होना, बेंड होके जो है अर्थ सरफेस पे आएगी या वाटर सरफेस पे आएगी, वाटर सरफेस से या अर्थ सरफेस से और रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद और रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो ऐसे ये जो सिग्नल है माइक्रोवेव सिग्नल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हम ऐसे डक्ट प्रोपोगेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बराबर है। तो यही चीज यहाँ याद रखनी है, ये एक स्पेशल फिनोमिना है, उससे कहेंगे हम सुपर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये है डक्ट प्रोपोगेशन। ओके, आपके हिसाब के लिए आप ज्यादातर इतना ही याद रखो, 30 मीटर हाइट पे होता है, कैसा डक्ट फॉर्म होता है और उसमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होती रहती है। इतना भी समझ में आया तो भी ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डक्ट प्रोपोगेशन। ओके, नेक्स्ट है ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन, ठीक है।
तो ये ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर क्या है, आप ड्रॉ कर लो, ये इसकी डायग्राम डक्ट प्रोपोगेशन की भी ड्रॉ कर लो, और ये ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर है, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे क्या यूज किया है, दो एंटीनाज यूज किए हैं ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। ये है ट्रांसमिटिंग एंटीना, सपोज यहाँ पे वो पॉइंट है, ये है रिसीविंग एंटीना। सो टू डायरेक्शनल एंटीनाज आर प्लेस एट पॉइंट टी एंड आर। तो ये डायरेक्शनल एंटीनाज है, यानी वो इस डायरेक्शन में रेडिएट करेंगे, बराबर है। सो देयर बीम विल इंटरैक्ट ईच अदर मिड वे अबो द हॉरिजॉन। तो हमने ऐसे लगाए हैं जैसे दो लकड़ियां हम ज्वाइंट करके रखते हैं ना, तो यहाँ पे बीम इंटरैक्ट हो रही है इनकी मिडल में, ठीक है। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर ही है, तो एंटीना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का फंक्शन कर सकता है। तो हमने ऐसे वो मिड में इंटरैक्ट हो गए, ऐसे उनकी अरेंजमेंट की है, बराबर है। सो द ट्रांसमिटिंग यूएचएफ एंटीना एट टी बीम्स अप द एनर्जी। तो ट्रांसमीटर से समझो हमने एनर्जी कुछ रेडिएट की, सो द एनर्जी विल बी स्कैटर। एनर्जी क्या होगी, स्कैटर होगी। स्कैटर होगी यानी जिसको हम मराठी में बोलेंगे, उसके अलग 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 हिस्से बन जाएंगे, पार्ट हो गए, या मराठी में हम उससे बोलेंगे वो स्प्रेड होगा। इंग्लिश में हम और स्प्रेड होता है, विखुरने विखुरने, ठीक है। तो वो स्कैटर हो जाती है। तो ट्रांसमीटर से हमने क्या किया, कुछ सिग्नल को रेडिएट किया, बराबर है। तो ये यहाँ पे जाके वो स्कैटर हो गई यानी कुछ पार्ट जो है इस साइड में आपको दिख रहा है रिसीव हुआ, या इस साइड में आया, और कुछ जो है जैसे हम दीवार को कोई चीज मार देते हैं तो वो स्कैटर होती है, ठीक है। अगर कोई फूटने वाली चीज है, समझो कोई कांच की चीज है और मैंने उसको दीवार पे मार दी, तो वो स्कैटर हो जाती है, उसके जिसको हम बोलते हैं अलग 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 पार्ट हो जाते हैं। तो देखो कुछ जो स्कैटर होने के बाद ट्रांसमीटर से यहाँ से हमने क्या किया, एक यूएचएफ एंटीना है, ठीक है। तो वहां से एनर्जी जो है हमने ट्रांसमिट की, सिग्नल जो है ट्रांसमिट किया। द एनर्जी विल बी स्कैटर बाय द ट्रोपोस्फेयर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर है। एटमॉस्फेयर का जो लेयर रहता है ट्रोपोस्फेयर, वहां पे ये होता है। हमने ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजा तो वो स्कैटर हुआ, बराबर है। कोई कुछ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, ठीक है, सिग्नल का कोई जो पोर्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, कुछ बैक स्कैटर आए, कुछ वापस आया, ठीक है। कुछ आपको दिख रहा होगा ये नो स्कैटर है, यानी कुछ पार्ट जो है वो स्कैटर ही नहीं हुआ, ठीक है, कुछ है जो लॉस हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसमिटिंग पॉइंट से जो है बीम जो है या एनर्जी है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो वहां पे जाके ट्रोपोस्फेयर में जाके जो है स्कैटर हो रही है। तो सफिशिएंट एनर्जी, रेडियो एनर्जी इज गाइडेड टुवर्ड्स द रिसीविंग यूएचएफ एंटीना आर। तो रिसीविंग एंटीना की तरफ जो है कुछ सफिशिएंट एनर्जी आ रही है, रिसीव हो रही है, बराबर। बाकी तो ये बैक स्कैटर हुआ, ये लॉस हुआ, ये नो स्कैटर है, ये लॉस्ट हुआ। तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है तो वो रिसीवर की तरफ आ रही है, तो हम उसे फॉरवर्ड स्कैटर कहते हैं। so the sufficient radio energy is guided towards the receiving UHF antenna. This happens by means of forward scatter. तो फॉरवर्ड स्कैटर जो है वो है रिसीवर की तरफ आ रहे हैं। सो रिसीविंग एंटीना विल रिसीव दिस रेडिएशन। रिसीविंग एंटीना जो है वो रिसीव कर लेंगे वो उस रेडिएशन को। सो दस ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन कैन बिकम यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन भी हम यूज कर सकते हैं, बराबर है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन आर 900 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज। आप नोट्स में वो लिख लो कि फ्रीक्वेंसी जो है ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन के लिए यूज हम कर रहे हैं 900 मेगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। और ये जो है इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, ओके।
हाँ, ये देखो सुनो अभी, ये ट्रांसमिटिंग पॉइंट है या यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीना है। हमने क्या किया है, ये जो है हमने दो एंटीना ऐसे लगाए जहाँ की वो मिड वे में इंटरेक्ट करेंगे, बराबर है। जैसे दो लकड़ियाँ हम एक दूसरे को खड़ी करनी है तो जैसे एक मिड पॉइंट बनता है ना, दो लकड़ियाँ हमें एक दूसरे को लगा के अगर खड़ी करनी है तो वैसे ही ये मिड पॉइंट है। या तो लकड़ी लकड़ी की बात छोड़ दो, तो ये जो है इंटरेक्ट हो रहे हैं बीच में, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रांसमिटिंग पॉइंट से, बराबर है, कुछ सिग्नल सेंड कर रहे हैं। तो ये ट्रोपोस्फियर है। अगर इसमें जाके वो सिग्नल स्ट्राइक होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आने के बाद जो है स्कैटर होता है, ठीक है। स्कैटर होता है यानी उसके कुछ पार्ट बन जाते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे सिग्नल भेजा, वो स्कैटर हुआ, कुछ जो है वो बैक स्कैटर होगा, कुछ उसका हिस्सा वापस रिटर्न आएगा यहीं, कुछ लॉस हो जाएगा, ठीक है। या किसी का स्कैटर ही नहीं होगा, ठीक है, वो बाईपास कर जाएगा ट्रोपोस्फियर को। और कुछ जो पोर्शन है जो आगे ट्रैवल होगा उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्कैटर, बराबर है। तो ये जो फॉरवर्ड स्कैटर है, तो उसे वो जो है रिसीविंग एंटीना रिसीव कर लेगा। तो अभी इस चीज में देखो, हमारा जो है पार्ट ऑफ सिग्नल जो है रिसीवर की तरफ बढ़ रहा है। तो हम फ्रीक्वेंसी जो यूज कर रहे हैं इसमें ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन में 900 मेगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये नॉर्मली यूज होती है। सो द एनर्जी कंटेंट ऑफ फॉरवर्ड स्कैटर विच इज रिसीव्ड बाय रिसीवर इज वेरी स्मॉल परसेंटेज। बहुत कम परसेंटेज में यहाँ आ रहा है ना, क्योंकि जो है ये तो कुछ बैक स्कैटर में चले जा रहा है, कुछ लॉस हो रहा है। तो बहुत कम एनर्जी जो है रिसीवर की तरफ आ रही है, रिसीवर रिसीव कर पा रहा है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट पावर, हेंस अ वेरी हाई ट्रांसमिटिंग पावर इज नीडेड। तो जो है हाई ट्रांसमिटिंग पावर हमें चाहिए। तो ट्रांसमीटर से जब हम ट्रांसमिट करें तो हमें बहुत हाई पावर से ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो ये डायरेक्शनल एंटीनाज है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो डायरेक्शनल एंटीनाज है, उनके बीम इंटरैक्ट कर रही है मिडवे में। तो ट्रांसमिटिंग यूएचएफ एंटीना जो है उसको हमने वो टी पॉइंट से डिनोट किया है। वो वहां से हम ऊपर की साइड पे जो है एनर्जी भेजेंगे। तो एनर्जी जो है वो ट्रोपोस्फेयर की वजह से जो है डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होगी, बराबर है। तो सफिशिएंट रेडियो एनर्जी जो है वो गाइड होगी टूवर्ड्स रिसीविंग यूएचएफ एंटीना, जो आर से इंडिकेट किया है। दिस हैपन्स बाय मीन्स ऑफ द फॉरवर्ड स्कैटर। तो वो फॉरवर्ड स्कैटर की वजह से जो है कुछ एनर्जी जो है रिसीविंग एंटीना तक पहुंचेगी। सो द रिसीविंग एंटीना विल रिसीव दिस रेडिएशन, thus the tropospheric scatter propagation can become useful for communication system। तो 900 मेगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज ये नॉर्मली फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो ज़्यादा पावर से क्यों सिग्नल सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है बहुत ही कम परसेंटेज में हमें फॉरवर्ड स्कैटर मिल रहा है। क्योंकि कुछ तो है सिग्नल जो है बैक स्कैटर में चले जा रहा है या लॉस हो रहा है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स रिसीवर, ठीक है, जो फॉरवर्ड स्कैटर के फॉर्म में है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट पावर जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। रिसीवर जो है, रिसीवर को जो मिलने वाला सिग्नल है वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में है। यानी इंसिडेंट जितना हुआ यहाँ से निकला कितना, तो उसमें से ये लॉस हो जाता है और कम पावर यहाँ पे मिलती है, तो ज़्यादा पावर से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का, ये ऐसे भी हम कम्युनिकेशन कर सकते कि सिग्नल भेजा ट्रोपोस्फेयर पे, ठीक है, तो वो स्कैटर हुआ और एक जगह पे पहुंचा। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक मोड हो सकता है, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन।
इसमें कुछ दिक्कत है क्या ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन में? दीपाली, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखेंगे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन और स्काई वेव प्रोपोगेशन के बीच में। तो 3 टेबल बना लो, हम रिवाइज करेंगे थोड़ा। स्पेस वेव, ग्राउंड वेव और स्काई वेव, ये हुआ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्काई वेव, स्काई वेव और थर्ड है स्पेस वेव। स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ओके। तो आप कौन सा डिफरेंस बोल सकते हो उनमें? फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की? 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। स्पेस वेव प्रोपोगेशन अबो 30 मेगाहर्ट्ज, ओके। किसके लिए यूज होता है? एप्लीकेशन क्या है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज फॉर मीडियम वेव बैंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। स्काई वेव प्रोपोगेशन फ्रीक्वेंसी रेंज लिख ली क्या आपने? ग्राउंड वेव के लिए कितनी है? 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। स्काई वेव के लिए कितनी है? 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। स्पेस वेव के लिए कितनी है? अबो 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या देखा हमने? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड क्या है? किसके लिए यूज होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन? मीडियम वेव बैंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मीडियम वेव बैंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। मीडियम वेव बैंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। स्काई वेव प्रोपोगेशन शॉर्ट वेव बैंड SW बैंड। स्पेस वेव किसके लिए यूज करते हैं? टीवी और FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए। टीवी और FM ब्रॉडकास्टिंग, टीवी और FM ब्रॉडकास्टिंग। ग्राउंड वेव में पोलराइजेशन कैसा है? कैसे है ग्राउंड वेव में पोलराइजेशन? ऐसे ट्रैवल होती है ना, ठीक है। तो पोलराइजेशन कैसा है? वर्टिकल पोलराइजेशन, ठीक है। स्काई वेव में भी कैसा है? आयनोस्फेरिक लेयर की तरफ हम भेजते सिग्नल, तो कैसा है? इस ट्रांसमीटर से वर्टिकली है ना, ऊपर की तरफ भेज रहे। पोलराइजेशन कैसा है स्काई वेव में भी? वर्टिकल पोलराइजेशन। स्पेस वेव में कैसा है पोलराइजेशन? लाइन ऑफ साइट में है, स्ट्रेट, ठीक है। ये ट्रांसमीटर, ये रिसीवर लाइन ऑफ साइट में है, तो पोलराइजेशन कैसा हुआ? यानी ट्रैवल कैसा हो रहा है? हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो याद रखो ग्राउंड वेव के लिए पोलराइजेशन है वर्टिकल, स्काई वेव के लिए भी है वर्टिकल और स्पेस वेव के लिए है हॉरिजॉन्टल। Ground wave tilt progressively and eventually die. This limit the range of communication. तो कम्युनिकेशन रेंज लिमिट
कैसी है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जो है वो डाई हो जाएगी. सो दिस लिमिट द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट जो है स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए क्या है, द ट्रांसमिशन पाथ इज लिमिटेड बाय स्कीप डिस्टेंस. तो स्कीप डिस्टेंस में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होगा. स्पेस वेव के लिए है बाय लाइन ऑफ साइट. अगर लाइन ऑफ साइट में कुछ ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो स्पेस वेव में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, लाइन ऑफ साइट में. ग्राउंड वेव्स आर सरफेस वेव विच ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ग्राउंड वेव हमें पता है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन किसे बोलते हैं कि जो वेव है सरफेस ऑफ अर्थ को फॉलो कर रही है, बराबर है. स्काई वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइनोस्फीयर. स्काई वेव हम किसे बोलते हैं, जो आइनोस्फेरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होके आती है. स्पेस वेव प्रोपोगेशन किसे बोलेंगे, स्पेस वेव्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. स्पेस वेव में क्या होता है, सिग्नल जो है लाइन ऑफ साइट में स्ट्रेट लाइन ट्रांसमीटर टू रिसीवर कैरी होता है. नेक्स्ट जो है ग्राउंड वेव में द सर्विस रेंज इज अ फ्यू 100 किलोमीटर. स्काई वेव में जो है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. स्पेस वेव में मोर देन 100 किलोमीटर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है. सो पावर लॉस टेक प्लेस ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड एंड ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ वेव. तो पावर लॉस कैसे हो रहा है ग्राउंड वेव में, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड एंड वेव जो है टिल्ट हो रही है, तो ग्राउंड वेव एब्जॉर्प्शन और टिल्टिंग की वजह से लॉस हो रहा है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में. स्काई वेव प्रोपोगेशन में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द लेयर ऑफ आइनोस्फीयर. आइनोस्फेरिक लेयर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है. अगर डी लेयर है, ई लेयर है प्रेजेंट है, तो उनकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है. स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या है, स्कैटरिंग है. स्कैटरिंग बाय द टॉल एंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने कल देखा कोई माउंटेन है उस पे स्ट्राइक हो रहा है तो स्कैटर हो जाता है सिग्नल, बराबर है. सो प्रॉब्लम ऑफ फेडिंग इज नॉट वेरी सीरियस इन केस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन. तो फेडिंग ग्राउंड वेव में होगा नहीं. स्काई वेव में प्रॉब्लम ऑफ फेडिंग सर्व डाइवर्सिटी रिसेप्शन इज यूज. अगर अलग अलग जगह पे सिग्नल अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी या स्पेस डाइवर्सिटी जो हमने देखा सोल्यूशन स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए है. स्पेस वेव में क्या होता है, अगर सिग्नल स्कैटर हुआ तो शैडो जोन क्रिएट हो गए, घोस्ट इंटरफेरेंस होगा, बराबर है, जैसे हमने कल डिस्कस किया शैडो जोन और घोस्ट इंटरफेरेंस. लिमिटेशन क्या है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के, लिमिटेड रेंज, tall antennas required, high transmitting power is required for ground wave propagation. लिमिटेड रेंज है, टॉल एंटीनास हमें रिक्वायर्ड है और ट्रांसमिशन पावर भी जो है हमें ज़्यादा लगेगी, ठीक है. स्काई वेव की लिमिटेशन क्या है, स्कीप डिस्टेंस, पावर लॉस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय दैट लेयर. पावर लॉस हो रहा है एब्जॉर्प्शन से, जो एटमॉस्फेरिक लेयर जो है आइनोस्फीयर जिसे बोलते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. स्कीप डिस्टेंस का एक प्रॉब्लम है. स्पेस वेव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या है, रेंज इज लिमिटेड, फेडिंग टेक प्लेस ड्यू टू रेन एंड फॉग. तो रेंज जो है स्पेस वेव कम्युनिकेशन की कम है, बराबर है. वो क्यों कम है, क्योंकि जो है बीच में अगर ऑब्स्टेकल्स कोई आते हैं तो उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. फेडिंग फेडिंग इफेक्ट होता है. एटमॉस्फेरिक से भी अगर रेन है, फॉग है, तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है. स्ट्रेट लाइन में अगर वो है तो वो प्रॉब्लम आता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते अगर बीच में रेन है या फॉग अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से जनरेट हुआ है तो ये कंपैरिजन था ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव का. आप आपकी बुक में भी पढ़ सकते हो वो, ठीक है. तो ये पॉइंट्स आप थोड़े कवर करो. आज मैं एंटीना लेना चाहता था, एंटीना के कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी लेना चाहता था. तो एंटीना जो है आशीष ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया. आज जल्दी ज्वाइन करते जाओ, आपने जल्दी नहीं ज्वाइन किया तो बहुत लेट होता है फिर लेक्चर स्टार्ट ही करने में, ठीक है. तो आप ये रिव्यू कर लो एक बार, ग्राउंड वेव और स्काई वेव स्पेस वेव प्रोपोगेशन का कंपैरिजन, ठीक है. आज के इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो.